Hello JKPSC lecturer political science aspirants. I am Jay Samir. Today we will discuss 100 important MCQs related to public administration. जो public administration का सिलेबस है हमारे इस JKPSC lecturer political science में, इसमें हमारे पास टोटल 4 यूनिट्स हैं. हर एक यूनिट से हमने 25 MCQs सिलेक्ट किए हैं, जिसमें PYQs भी आए हैं कुछ एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हैं. एंड इस हिसाब से हम 100 MCQs टोटल कवर करेंगे आज. तो स्टार्ट करते हैं पहले यूनिट से. पहला यूनिट हमारे पास जो है इंट्रोडक्शन टू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. इसमें हमारा सेक्शन 1 है. इससे हम पहले क्वेश्चंस कवर करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1, द स्टेटमेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज डिटेल्ड एंड सिस्टमेटिक एग्जीक्यूशन ऑफ पब्लिक लॉ रिप्रेजेंटेड विच व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. जो स्टेटमेंट दी गई है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज डिटेल्ड एंड सिस्टमेटिक एग्जीक्यूशन ऑफ पब्लिक लॉ, ये किस व्यू को रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स द इंटीग्रल व्यू. इंटीग्रल व्यू को रिप्रेजेंट करता है. एल डी वाइट इज डेफिनेशन एम्फसाइज द इंटीग्रेटिव नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ. लॉ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, सीधे याद रखिएगा इंटीग्रल व्यू. आप इसको ऐसे याद रखिएगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक लॉ, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ. एंड ये सब किसने बोला था? एल डी वाइट ने. एल डी वाइट, integral view. Question number 2, according to Nicholas Henry, the identity crisis in the public administration arises from. जो निकोलो हेनरी है उसके हिसाब से आइडेंटिटी क्राइसिस जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में है वो अराइज कैसे होती है? इट अराइज फ्रॉम द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द पैराडिगम्स एंड द शिफ्टिंग फोकस. जो हेनरी निकोलस हेनरी है, ही नोटेड फ्रीक्वेंट पैराडिगम शिफ्ट्स causing identity uncertainty in the discipline. मल्टीप्लिसिटी आप जब पैराडिगम में शिफ्टिंग फोकस होता है तो फिर आइडेंटिटी क्राइसिस आ गई थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में. ये किसने बोला था? निकोलस हेनरी ने. रॉबर्ट डाल्स क्रिटिक ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एम्फसाइजर. जो रॉबर्ट डाल है उसने क्रिटिक किया था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे. इसने एम्फसाइज किस पे किया था? ही एम्फसाइज्ड ऑन द वैल्यू न्यूट्रलिटी एंड द कल्चरल कंटेक्स्ट. वैल्यू न्यूट्रलिटी पे उसने एम्फसाइज किया था एंड कल्चरल कंटेक्स्ट पे. Value neutrality and cultural context. Rapport Dahl in 1947 argued that administration is a value laden and culturally contingent. ये value laden होता है. रॉबर्ट डाल ने बोला था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वैल्यू लेडन होता है. क्वेश्चन नंबर 4, हर्बर्ट साइमन्स कंसेप्ट ऑफ बाउंडेड रेशनलिटी प्राइमरी चैलेंज. जो बाउंडेड रेशनलिटी दी थी हर्बर्ट साइमन ने, इसने किस चीज़ को चैलेंज किया था? ही चैलेंज द क्लासिकल प्रिंसिपल्स अप्रोच. जो क्लासिकल प्रिंसिपल्स अप्रोच है उसको चैलेंज किया था किसने? बाउंडेड रेशनलिटी कंसेप्ट जो दिया था हर्बर्ट साइमन ने. साइमन आर्ग्यूड एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस आर लिमिटेड बाय इंफॉर्मेशन, टाइम एंड कॉग्निशन. Question number 5 asks the principles of administration school failed theoretically because जो principles of administration school है वो फेल हो गया था. क्यों? Because it produced contradictory principles. जो इसके principles थे वो contradictory थे. And Simon ने बोला था, Simon exposed how it is proverbs often conflicted, lacking scientific validity. And जो principles of administration है उसके पास scientific validity नहीं होती है. फिर हमारे पास सेक्शन 2 होता है यूनिट 1 का सेक्शन 2, जिसमें न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस दिया गया है. द क्वेश्चन 6 आस्क्स द फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज क्लोजेस्ट टू जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसका जो फिलोसफिकल फाउंडेशन है वो किसके क्लोज है? इट इज़ क्लोजेस्ट टू द phenomenology and humanism. New public administration arose from the humanistic and normative values emphasizing the empathy and relevance. इसमें relevance की बात की थी, empathy की बात की थी, normative values की बात की थी and humanistic approach रखा गया था इसमें. Question number 7, which of the following did not form a core theme of the 1968 Minnebrook Conference. इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो थीम नहीं था? किसका? Minnebrook Conference 1968 का. एडमिनिस्ट्रेटिव न्यूट्रलिटी जो है वो इसका कोर थीम नहीं था. बाकी का क्लाइंट फोकस था, इक्विटी एंड चेंज था, रेलेवेंस एंड वैल्यूज वो कोर थीम था. मिनेब्रोक कॉन्फ्रेंस 1968 का.
New public administration rejected the neutrality and promoted value-based participatory administration. The concept of change-oriented, client-centered and value-led administration is attributed to जो concept है हमारे पास change-oriented, client-oriented and value-led administration is attributed to ऑप्शन एच जॉर्ज फ्रेडरिक्सन। जो जॉर्ज फ्रेडरिक्सन है उसने चेंज ओरिएंटेड, क्लाइंट ओरिएंटेड एंड वैल्यू लेड एडमिनिस्ट्रेशन की बात की थी। फ्रेडरिक्सन has social equity concept principle redefined the ethical mission of administration. NPA redefined efficiency as, जो NPA न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसने redefine किया efficiency को as efficiency with equity and effectiveness. एफिशिएंसी होगी लेकिन एफिशिएंसी के साथ इक्विटी भी होगी एंड इफेक्टिवनेस भी होगी। इट बैलेंस्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव परफॉर्मेंस विद द डिस्ट्रीब्यूटेड जस्टिस। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने रिडिफाइन किया एफिशिएंसी को। उसने बोला कि एफिशिएंसी में इक्विटी भी आती है, इफेक्टिवनेस भी आती है, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव परफॉर्मेंस तो होगी बैलेंस, उसके साथ डिस्ट्रीब्यूटेड जस्टिस का भी कंसेप्ट इसमें साथ होता है, बैलेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 10, डवाल्डोज एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट प्राइमरली अटैक। जो वाल्डो का जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट है उसने प्राइमरली अटैक किसको किया था? इट प्राइमरली अटैक द पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। जो पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी को अटैक किया था किसने? डिवाइड वाल्डो ने। वाल्डो आर्ग्यूड एडमिनिस्ट्रेशन इज इनहेरेंटली पॉलिटिकल एंड वैल्यू ओरिएंटेड। वाल्डो ने बोला था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इनहेरेंटली पॉलिटिकल होता है, वैल्यू लेड होता है। उसने पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी को अटैक किया था। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, आप कोई किताब आ सकता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट किसकी ये थीसिस है या बुक है, इट इज़ डिवाइड वाल्डो। इसने पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी को अटैक किया एंड इसने बोला कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो वैल्यू ओरिएंटेड होता है। या अगर आपको पूछा जाएगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट ने किस बारे में बात की थी, उसने वैल्यू ओरिएंटेड के बारे में बात की थी। फिर हमारे पास सेक्शन सेकंड आता है जिसमें न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का आता है, जो ये पहला यूनिट का तीसरा टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 11, द इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन ऑफ द न्यू पब्लिक मैनेजमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम। जो इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का, ये किससे डिराइव किया गया है? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द पब्लिक चॉइस थियरी एंड मैनेजरियलिज्म। जो इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की बात करेंगे उसमें इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन को डिराइव कहाँ से किया गया था? इट वॉज डिराइव्ड फ्रॉम द पब्लिक चॉइस थियरी एंड मैनेजरियलिज्म। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट इंटीग्रेट्स द मार्केट रेशनलिटी विथ प्राइवेट सेक्टर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में प्राइवेट सेक्टर मैनेजमेंट प्रैक्टिस को इम्प्रूव किया गया था या बढ़ावा दिया गया था इन चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 12, लेट मैनेजर्स मैनेज बेस्ट। जो मैनेजर्स मैनेज बेस्ट, ये किस चीज़ को डिस्क्राइब करता है? इट डिस्क्राइब्स द न्यू पब्लिक मैनेजमेंट फिलासफी। जो लेट द मैनेजर्स मैनेज डिस्क्राइब्स द फिलासफी ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। इट फेवर्स द मैनेजरियल डिस्क्रिशन, रिजल्ट्स एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट। क्वेश्चन नंबर 13, ऑसबर्न एंड गैब्रियल्स रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट प्रपोज्ड गवर्नमेंट्स। जो ऑसबर्न एंड गैब्रियल है उन्होंने लिखी थी रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट। इसने प्रपोज किया था कि गवर्नमेंट स्टीयर मोर एंड रोलेस। Government should guide policy while service delivering is decentralized or outsourced। जो गवर्नमेंट का मकसद ये होना चाहिए कि वो गाइड करे पॉलिसी को जब वो सर्विस डिलीवरी करे, जब सर्विस डिलीवरी डिसेंट्रलाइज्ड हो या आउटसोर्स, किसी और को सर्विस डिलीवरी के बारे में बताया गया हो, किसी और को आउटसोर्स किया गया हो सर्विस डिलीवरी के बारे में, पब्लिक पॉलिसी के बारे में, तो वहाँ पर गाइड कौन करना चाहिए? पॉलिसी को गाइड कौन करना चाहिए? वहाँ पे स्टेट की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। स्टीयर मोर एंड रोलेस ऑसबर्न एंड गैब्रियल्स रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 14, अंडर न्यू पब्लिक मैनेजमेंट द ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक मॉडल इज रिप्लेस्ड बाय। जो ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है इसको रिप्लेस करता है नेटवर्कड गवर्नेंस। जो नेटवर्कड गवर्नेंस है वो रिप्लेस करता है ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक मॉडल को। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एडवोकेट्स डिसेंट्रलाइज्ड परफॉर्मेंस बेस्ड एंड नेटवर्क ओरिएंटेड मैनेजमेंट। जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है वो ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक मॉडल को रिप्लेस करता है किससे? नेटवर्कड गवर्नेंस से। NPM एडवोकेट्स डिसेंट्रलाइज्ड
परफॉर्मेंस बेस्ड एंड नेटवर्क ओरिएंटेड मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 15, द कंसेप्ट ऑफ वैल्यू फॉर मनी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज सेंट्रल टू। जो कंसेप्ट है हमारे पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में है, वैल्यू फॉर मनी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये किसका मनी, वैल्यू फॉर मनी, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये कंसेप्ट किसके साथ रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट इज एसेस द एफिशिएंसी अकाउंटेबिलिटी इन द रिसोर्स यूटिलाइजेशन। रिसोर्स यूटिलाइजेशन में ये एफिशिएंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को एसेस करता है। द प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम इन न्यू पब्लिक मैनेजमेंट रेफर्स टू द प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। जो प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में है वो किस चीज़ को रेफर करता है? इट रेफर्स टू द डाइवर्जेंस ऑफ गोल्स बिटवीन पॉलिसी मेकर्स एंड इम्प्लीमेंटर्स। जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, इम्प्लीमेंटर्स होते हैं, इनमें जो गोल्स होते हैं उनमें डाइवर्जेंस होता है, एंड यही फिर बनता है प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम किसका? एनपीएम का। एनपीएम इंट्रोड्यूस कंट्रेक्चुअल मैकेनिज्म टू रिड्यूस द एजेंसी लॉसेस। एजेंसी लॉस को कम करने के लिए एनपीएम कंट्रेक्चुअल मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर 17, द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज फंडामेंटली ए फॉर्म ऑफ को प्रोडक्शन। जो पीपीपी मॉडल है ये को प्रोडक्शन का मॉडल है। इट ब्लेंड्स द पब्लिक अकाउंटेबिलिटी विद प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंसी एंड इन्वेस्टमेंट। The major criticism of new public management from a democratic perspective is that जो major criticism new public management का है from the democratic perspective is that it undermines the public accountability। जो new public management है इसमें public accountability को अंडरमाइन किया जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर का रोल लगता है, एंड फिर प्राइवेट सेक्टर की एफिशिएंसी की वजह से, प्राइवेट सेक्टर की या प्रॉफिट ओरिएंटेड मोटिव की वजह से अंडरमाइन होती है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। मार्केट ओरिएंटलिज्म ऑफन वीकन्स सिटीजन कंट्रोल एंड इक्विटी गोल्स। फिर हमारे पास यूनिट 1 का ही सेक्शन 4 जिसमें कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात की है। कंपेरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप एम्फसाइज, जो कंपेरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप है इसने किस पे एम्फसाइज डाला था? इट एम्फसाइज्ड ऑन द बिहेवियरल एंड द एम्पेरिकल रिसर्च। इसने बिहेवियरल एंड एम्पेरिकल रिसर्च की बात की थी। कंपेरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप में फिर दो मुख्तलिफ किस्म की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कंपेयर किया गया था। कंपेरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप फोकस्ड ऑन द सिस्टमेटिक कंपेरेटिव स्टडीज इन द डाइवर्स एडमिनिस्ट्रेटिव सेटिंग। डाइवर्स एडमिनिस्ट्रेटिव सेटिंग में जो कंपेरेटिव स्टडीज़ है साइंटिफिकली की जाएँ। और जो कंपेरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप का जो फादर था ही वाज एफ.डब्ल्यू. रिगस। क्वेश्चन नंबर 20, द प्रिज्मेटिक साला मॉडल ऑफ द एफ.डब्ल्यू. रिगस एक्सप्लेन है। जो प्रिज्मेटिक साला मॉडल एफ.डब्ल्यू. रिगस का था वो क्या एक्सप्लेन करता है? इट एक्सप्लेन इज द ट्रांजिशनल नेचर ऑफ द डेवलपिंग सोसाइटी। जो डेवलपिंग सोसाइटीज़ है उनके ट्रांजिशनल मॉडल को वो डिफाइन करता है, ट्रांजिशनल नेचर को ये डिफाइन करता है। इट शोज द मिक्सड फीचर्स ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। जो ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन है उसके मिक्सड फीचर उसको कौन दिखाता है? प्रिज्मेटिक साला मॉडल बाय एफ.डब्ल्यू. रिगस। द कंसेप्ट ऑफ, इसने दिया था इकोलॉजिकल अप्रोच ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी। द कंसेप्ट ऑफ हेटेरोजेनिटी फॉर्मलिज्म ओवरलैपिंग वाज प्रपोज्ड इन। जो कंसेप्ट है हेटेरोजेनिटी का, फॉर्मलिज्म का, ओवरलैपिंग का, ये किस में दिया गया था? इट वाज गिवन इन प्रिज्मेटिक मॉडल। जो प्रिज्मेटिक मॉडल में है आपको वहाँ पर हेटेरोजेनिटी मिलेगा, फॉर्मलिज्म मिलेगा। फॉर्मलिज्म मतलब है कि जो कि आपको रूल्स वगैरह दिए गए हैं, आपको बस वो दिए गए हैं, आप लेटर में उनको फॉलो करते हैं लेकिन सेपरेट में आप उनको फॉलो नहीं करते हैं। Riggs identified these main characteristics of the transitional societies. Heterogeneity, formalism and overlapping ये किसका है? Prismatic societies का। इन Riggs साला मॉडल, साला सिम्बलाइज, साला क्या सिम्बलाइज करता है? इट सिम्बलाइज द ब्यूरोक्रेटिक ऑफिस। साला जो है वो उसका मतलब ऑफिस का होता है, ये रिप्रेजेंट करता है ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर को। ब्यूरोक्रेटिक ऑफिस साला का मतलब होता है। द फोकस ऑफ द कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शिफ्टेड इन 1982। जो फोकस जो है कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, उसका फोकस जो है शिफ्ट हो गया कब? 1980s में। किसकी ओर? टुवर्ड्स गवर्नेंस एंड ग्लोबलाइजेशन। गवर्नेंस एंड ग्लोबलाइजेशन की ओर कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का शिफ्ट 1980s में हुआ। किसकी ओर? ग्लोबलाइजेशन एंड गवर्नेंस की ओर। किसका शिफ्ट? कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। स्कॉलर्स बिगेन टू स्टडी ट्रांसनेशनल पॉलिसी नेटवर्क्स एंड ग्लोबल गवर्नेंस। 24 क्वेश्चन नंबर आस्क्स द फ्रेड Riggs, F.W. Riggs ecological approach rejects the universal theories because वो यूनिवर्सल थेरीज को रिजेक्ट क्यों करता है? बिकॉज दे इग्नोर द एनवायरमेंटल कंटेक्स्ट। एनवायरमेंटल कंटेक्स्ट मतलब कि जो बाकी सोशल कल्चरल फैक्टर्स बाकी वगैरह होते हैं
किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के आगे इर्द गिर्द, उनको वो इग्नोर करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सप्लेनेशंस वेरी अकॉर्डिंग टू सोशल कल्चरल इकोलॉजिकल फैक्टर्स के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वेरी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, द रेलेवेंस ऑफ द कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द पोस्ट गवर्नमेंट ग्लोबलाइजेशन एरा लाइज इन ट्रांसनेशनल लर्निंग एंड रिफॉर्म डिफ्यूजन। जो रेलेवेंस कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ग्लोबलाइजेशन पोस्ट ग्लोबलाइजेशन एरा में ये लाई करता है कहाँ पर, ट्रांसनेशनल लर्निंग में रिफॉर्म डिफ्यूजन। द ट्रांसनेशनल लर्निंग एंड रिफॉर्म डिफ्यूजन कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टुडे हेल्प अस ट्रांसफर पॉलिसी एंड गवर्नेंस मॉडल अक्रॉस द नेशंस। सो हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया। सेकंड यूनिट इज ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी। जो हमारा सेकंड यूनिट है इसका सिलेबस का ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी, इसके 25 क्वेश्चन सब हम करेंगे। इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है क्लासिकल एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरीज। क्लासिकल एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरीज, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द फंडामेंटल डिस्टिंक्शन बिटवीन फायोल्स एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी एंड टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। फायोल जो क्लासिकल था उसका एंड टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी था, उसमें क्या डिफरेंस था, डिस्टिंक्शन था। फायोल emphasized on the managerial principle। जो फायोल था वो उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी जो है वो मैनेजरियल प्रिंसिपल्स पे फोकस करता था, एंड जो टेलर का था वो शॉप फ्लोर मेथड्स पे फोकस करता था। द फायोल इज टॉप डाउन मैनेजरियल, टेलर्स वाज बॉटम अप ऑपरेशनल एंड एम्पायरिकल। क्वेश्चन नंबर 2, इन गुलिकस पोस्ट का सी कोऑर्डिनेटिंग प्राइमरी एम एस टू। जो कोऑर्डिनेटिंग है उसका मकसद क्या होता है, इसका मकसद होता है इंटीग्रेट वेरियस डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़। जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़ होते हैं उनको कोऑर्डिनेट करना, इंटीग्रेट करना, ये पोस्ट कॉप की सी का मकसद होता है। कोऑर्डिनेशन ensures unity of efforts across the organizational divisions. The concept unity of command conflicts with the Taylor's idea। जो unity of command है वो टेलर के किस कंपोनेंट से, किस कंसेप्ट से कन्फ्लिक्ट करता है। इट कन्फ्लिक्ट विद द फंक्शनल फोरमैनशिप। यूनिटी ऑफ कमांड जो है वो फायोल ने दिया था, एंड ये कन्फ्लिक्ट करता है टेलर के फोरमैनशिप आइडिया से। फायोल इज वन बॉस क्लेशेस विद द टेलर इज मल्टीपल फंक्शनल सुपरवाइजर्स। फायोल ने दिया था यूनिटी ऑफ कमांड, मतलब कि एक होगा हमारे पास सुपरवाइजर है, उसकी कमांड के अंडर एक सबऑर्डिनेट होगा, लेकिन वो ऑन द अदर हैंड जो टेलर ने जो दिया था उसने मल्टीपल फंक्शनल सुपरवाइजर्स दिए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द गुलिकस पोस्ट का फंक्शन में इसमें कौन सा ऑप्शन नहीं, इट इज सुपरवाइजिंग नहीं होता है पोस्ट कॉप में। गुलिक यूज इट डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग, नॉट सुपरवाइजिंग एंड फंक्शनल हेड्स का सिर्फ डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग होगा, लेकिन सुपरवाइजिंग नहीं होगा। ए की क्रिटिसिज्म ऑफ द क्लासिकल थियरी ऑफ क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थियरी का जो की क्रिटिसिज्म है, इट इज़ नेग्लेक्ट ऑफ द एनवायरमेंटल एंड सोशल वेरिएबल। जो क्लासिकल मॉडल्स थे वो मैकेनिस्टिक थे, एज्यूमिंग क्लोजल एंड स्टैटिक एनवायरमेंट, वो नेग्लेक्ट करते थे एनवायरमेंट एंड सोशल वेरिएबल्स को। एडमिनिस्ट्रेशन इज आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, हु सेड दिस। जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये आर्ट है कि चीज़ें करने के, डन करने के। ये यूजीसी नेट का पीवाईक्यू, ये किसने बोला था, मेरी पार्कर फोलेट जो उसने बोला था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये आर्ट है ऑफ थिंग्स गेटिंग डन। फोलेट इंटीग्रेटेड द ह्यूमन साइकोलॉजी एंड कोऑपरेशन इन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप। जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन जो फोलेट है उसने इंटीग्रेट किया ह्यूमन साइकोलॉजी को, कोऑपरेशन को, किस में, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन में। क्वेश्चन नंबर 7, विच of the following principles of file suggests a clear distinction between the authority and responsibility। authority and responsibility में किसने clear distinction सजेस्ट की थी, किस प्रिंसिपल ने, पैरिटी प्रिंसिपल। जो पैरिटी प्रिंसिपल दिया था फायोल ने, उसने टोटल 14 दिए थे, तो उसमें जो पैरिटी प्रिंसिपल है वो क्लियर डिस्टिंक्शन करता है बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फायोल इंसिस्टेड दैट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट शुड बी बैलेंस्ड टू एंश्योर अकाउंटेबिलिटी। फायोल ने इंसिस्ट किया कि अथॉरिटी और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो बैलेंस की जाए ताकि वो इंश्योर करे अकाउंटेबिलिटी। फिर हमारे पास दूसरा इसमें सेक्शन, दूसरा सिलेबस, दूसरे यूनिट का दूसरा सिलेबस पार्ट है ब्यूरोक्रेटिक एंड पोस्ट ब्यूरोक्रेटिक थियरीज। इसमें हमारे पास मैक्स वेबर्स मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इज ऑफन क्रिटिसाइज्ड फॉर। जो मैक्स वेबर का
ब्यूरोक्रेसी का मॉडल है वो को क्रिटिसाइज किया जाता है बिकॉज इट इज़ टू रिजिड एंड इम्पर्सनल. लाइक critics like Merton and Crozer argue bureaucracy lacks adaptability and emotional connection. जो भी ब्यूरोक्रेसी है इसमें adaptability and emotional connection नहीं है. According to Max Weber, bureaucracy is based on ब्यूरोक्रेसी के हिसाब से ब्यूरोक्रेसी किस पे बेस्ड आधारित है. अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर इट इज ऑन रेशनल लीगल अथॉरिटी पे. ब्यूरोक्रेसी डिराइव्स लेजिटिमेसी फ्रॉम रूल्स नॉट पर्सनैलिटी और ट्रेडिशन. रॉबर्ट मर्टन्स आइडिया ऑफ द गोल डिस्प्लेसमेंट इम्प्लाई. जो रॉबर्ट मर्टन का आइडिया था गोल डिस्प्लेसमेंट वो क्या इम्प्लाई करता है. इट इम्प्लाइज मीन्स बिकम्स गुड इन देमसेल्व्स. जो मीन्स है वो खुद में गुड अच्छे बनते हैं. ब्यूरोक्रेट्स स्टार्ट वैल्यूइंग कंप्लायंस विथ रूल्स मोर देन अचीविंग गोल. जो ब्यूरोक्रेट्स है वो वैल्यू स्टार्ट करते हैं कि वैल्यू करें कंप्लायंस को विदाउट विथ रूल्स रादर देन अचीविंग गोल. गोल्स का उनका मकसद उतना नहीं होता है जितना उनका रूल्स के साथ कंप्लायंस का होता है. मिखाइल क्रोजर इज कंसेप्ट द ब्यूरोक्रेटिक फिनोमेना हाईलाइटेड. जो मिखाइल क्रोजर जो यूजीसी नेट का क्वेश्चन है ये तो उसने कंसेप्ट दिया था ब्यूरोक्रेटिक फिनोमेना. ये हाईलाइट क्यों करता है. इट हाईलाइट्स हाउ ब्यूरोक्रेट्स यूज डिस्क्रिप्शन विद इन रिजिड रूल्स में वो किस तरह ब्यूरोक्रेट्स डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल करते हैं. ये कंसेप्ट दिया था ब्यूरोक्रेटिक फिनोमेना किसने मिखाइल क्रोजर ने. हाउ ब्यूरोक्रेट्स यूज डिस्क्रिप्शन विद इन रिजिड रूल्स. क्रोजर स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी शोज ब्यूरोक्रेसी इंटरनल पॉलिटिक्स. इंटरनल पावर पॉलिटिक्स ब्यूरोक्रेसी का अंदर ही होता है. ये किसने मिखाइल क्रोजर ने बोला था ब्यूरोक्रेटिक फिनोमेना का कंसेप्ट देते हुए कि हाउ ब्यूरोक्रेट्स यूजेस डिस्क्रिप्शन विद इन रिजिड रूल्स. ट्रेनड इनकेपेसिटी इन द ब्यूरोक्रेटिक फंक्शनिंग में. जो ट्रेनड इनकेपेसिटी होती है ब्यूरोक्रेटिक फंक्शनिंग में वो क्या उसका मकसद क्या होता है. ट्रेनड इनकेपेसिटी का मतलब ओवर स्पेशलाइजेशन दैट रिस्ट्रिक्ट्स एडेप्टेबिलिटी. ट्रेनड इनकेपेसिटी का मतलब है कि ओवर स्पेशलाइजेशन होता है जो एडेप्टेबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट करता है. कोइनेड बाय वेबलन ने एक टर्म कोइन की थी ट्रेनड इनकेपेसिटी. एक्सपेंड बाय मर्टन ने इसको एक्सपेंड किया था डिस्क्राइबिंग रिजिडिटी ऑफ द ट्रेंड ऑप्शन. जो ट्रेंड ऑप्शन है उनकी रिजिडिटी होती है या तो ओवर स्पेशलाइजेशन होती है जो उनकी एडेप्टिबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट करता है. द टर्म ब्यूरोपैथोलॉजी टर्म जो वो क्या रेफर करता है. इट रेफर्स द डिसफंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेज लाइक रेड टेप. जब रेड टेपिज्म होता है करप्शन होता है डिसफंक्शनलिज्म होता है ब्यूरोक्रेसी में तो उसको बोलते हैं ब्यूरोपैथोलॉजी. डिस्क्राइब्स इलनेस ऑफ द ब्यूरोक्रेसी डिले रिजिडिटी एंड पेपर वर्क में डिले होता है रिजिडिटी बन जाती है डिले होता है तो ये इलनेस एक बीमारी है ब्यूरोक्रेसी की जिसको हम बोलते हैं ब्यूरोपैथोलॉजी. विच फीचर्स डिफरेंशिएट पोस्ट ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन फॉर द वेबर्स आइडियल टाइप. कौन सी फीचर जो है वो डिफरेंशिएट करती है पोस्ट ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन. विच ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंशिएटेड पोस्ट ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम वेबर्स आइडियल टाइप. जो वेबर के आइडियल टाइप है उसको किसने डिफरेंशिएट उसको ओवर पोस्ट ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन को किसने डिफरेंशिएट किया था. इट वाज डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट नेटवर्क एंड शेयर्ड कल्चर. पोस्ट ब्यूरोक्रेटिक मॉडल प्रायोरिटाइज फ्लेक्सिबिलिटी. जो पोस्ट ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है वो प्रायोरिटी को किसको देता है फ्लेक्सिबिलिटी को लर्निंग को रिलेशनशिप्स को ओवर हायरार्की. इससे पहले जो थी वो हायरार्की पे काम करती थी ज़्यादा. ये करता है फ्लेक्सिबिलिटी लर्निंग एंड रिलेशनशिप्स पे. क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी का ह्यूमन रिलेशन थ्योरी जो तीसरा इसका सिलेबस का पार्ट है. द हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स वर कंडक्टेड जो बिटवीन. जो हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स है वो कब कंडक्ट किए गए थे. दीज वर कंडक्ट इन 1924 1932 लेट 20s की बात करेंगे हम. कंडक्टेड एट द वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी बाय एल्टन मायो एंड हिज टीम. कहाँ 1924 32 तक होता है हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स. क्वेश्चन नंबर 16 द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंक्लूजन ऑफ द हाउथॉर्न स्टडीज वाज. जो हाउथॉर्न स्टडीज़ का मोस्ट कंक्लूजन सिग्निफिकेंट कंक्लूजन था वो क्या था. इट वाज अबाउट सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस प्रोडक्टिविटी. जो सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं वो प्रोडक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करते हैं. इनफॉर्मल ग्रुप बिहेवियर एंड मोरल इम्पैक्ट एफिशिएंसी मोर इन द फिजिकल कंडीशन. फिजिकल कंडीशन से ज़्यादा सोशल फैक्टर्स साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इनफॉर्मल ग्रुप बिहेवियर मोरल इम्पैक्ट जब मोरल इम्पैक्ट एफिशिएंसी ज़्यादा होती है देन फिजिकल कंडीशन से. एल्टन मायोज थ्योरी शिफ्टेड फोकस फ्रॉम. जो एल्टन मायो की थ्योरी है उसने शिफ्ट कहाँ से किया फ्रॉम इकोनॉमिक मैन टू सोशल मैन. इकोनॉमिक मैन था पहले. एल्टन मायो का जो थ्योरी था उसने शिफ्ट किया कहाँ से इकोनॉमिक मैन टू सोशल मैन. ह्यूमन रिलेशंस एम्फसाइज द मोटिवेशन ग्रुप बिहेवियर एंड बिलोंगिंग.
क्वेश्चन नंबर 18, द मेन क्रिटिसिज्म ऑफ द ह्यूमन रिलेशंस थियरी इज दैट, जो ह्यूमन रिलेशंस थियरी है इसका मेन क्रिटिसिज्म क्या है? इट्स मेन क्रिटिसिज्म इज ओवर स्टेटिंग हार्मनी एंड नेगलेक्टिंग पावर कॉन्फ्लिक्ट। जो ह्यूमन रिलेशंस थियरी है इसने ज़्यादा स्टेट हार्मनी की बात ज़्यादा की है, ज़्यादा दर्शाया हार्मनी 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 होना चाहिए, नेगलेक्ट किया था इसने पावर कॉन्फ्लिक्ट को या पावर पॉलिटिक्स को। ओवर एम्फसाइज द ह्यूमन हार्मनी एंड नेगलेक्ट द पावर कॉन्फ्लिक्ट। इट एज्यूम्ड कोऑपरेशन नेचुरली रिप्लेस द स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज ने बोला कि जब कोऑपरेशन नेचुरली होगा तो फिर नेचुरली जो स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज होती वो भी रिप्लेस हो जाएंगी। द इनफॉर्मल, सीधे आप याद रखिएगा कि ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी ने ज़्यादा क्रिटिसिज्म इस बात पर लिया है कि उसने ओवर एम्फसाइज किया है हार्मोनी को एंड नेगलेक्ट किया है पावर कॉन्फ्लिक्ट को। द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कंसेप्ट लेड टू विच डेवलपमेंट। जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, आई एम सॉरी, अभी रात के 11:30 बजे हैं जिस वक्त मैं भी लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो नींद भी आ रही है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 19, आस्क द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कंसेप्ट लेड टू विच डेवलपमेंट। जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है इसने किस चीज़ को डेवलपमेंट किया? ऑर्गेनाइजेशनल थियरी एंड कल्चरल स्टडी। जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कंसेप्ट है इसने लेड टू विच लेटर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड कल्चरल स्टडीज में। इट इंस्पायर्ड स्टडी ऑफ वैल्यूज नॉर्म्स एंड इनफॉर्मल ग्रुप्स। अगर आपको ये वीडियो ठीक लग रहा है कि लेवल इसकी ठीक है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। एंड आप स्कोर भी बताइए कि आपका स्कोर कितना रहता है इन टेस्ट्स में। एंड अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, हम आपको आज इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे। सेक्शन डी, इकोलॉजिकल अप्रोच बाय एफ.डब्ल्यू. रिग्स। द रिग्स एफ.डब्ल्यू. रिग्स डेवलप्ड द प्रिज्मेटिक्स एज अ मॉडल बेस्ड ऑन विच कंट्रीज एडमिनिस्ट्रेशन। फिलिपाइंस ने उसको स्टडी किया था एंड फिर उसने प्रिज्मेटिक्स वाला मॉडल की कम एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को पढ़कर प्रिज्मेटिक्स वाला मॉडल डेवलप किया था। रिग्स यूज्ड इट एज एन एग्जांपल ऑफ द मिक्सड ट्रेडिशनल मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। रिग्स इकोलॉजिकल अप्रोच इज इनटू द एडमिनिस्ट्रेशन फोकस ऑन। जो रिग्स का जो इकोलॉजिकल अप्रोच है ये फोकस किस पे करता है? इट फोकसेस ऑन द एनवायरमेंटल कंटेक्स्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। जो एफ.डब्ल्यू. रिग्स है इसका इकोलॉजिकल अप्रोच फोकस ज़्यादा करता है एनवायरमेंटल कंटेक्स्ट पे। ही लिंक्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम विद सोशल कल्चरल एंड इकोलॉजिकल एनवायरमेंट्स। फॉर्मलिज्म इन द रिग्स मॉडल रेफर्स टू। जो फॉर्मलिज्म रिग्स के मॉडल में होता है उसका मकसद क्या होता है? डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द नॉर्म्स एंड द एक्चुअल बिहेवियर। नॉर्म्स क्या होते हैं और फिर एक्चुअल बिहेवियर क्या होता है, इसमें वाइड गैप होता है, डिस्क्रिपेंसी होती है, उसी को बोलते हैं फॉर्मलिज्म। लॉज एग्जिस्ट बट अप्लाइड इनकंसिस्टेंटली इन द प्रेजेंट सोसाइटीज़। लॉज तो एग्जिस्ट करते हैं, रूल्स रेगुलेशन एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनको अच्छी तरह से ओबीडियंस नहीं किया जाता, ओबे नहीं किया जाता है। इनकंसिस्टेंसी इन द prismatic societies. Question number 23, the concept of heterogeneity in the Hierarchical prismatic society model. prismatic मॉडल सिग्निफाई, जो हेटेरोजेनिटी है हेरिगस के प्रिज्मेटिक मॉडल में वो क्या सिग्निफाई करता है? इट सिग्निफाइज द डाइवर्सिटी इन द सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल सिस्टम्स। सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल सिस्टम्स में डाइवर्सिटी होती है। Transnational societies have coexistence of traditional and modern norms. Overlapping in the prismatic model means, जो prismatic model में जब overlapping होती है इसका मतलब क्या होता है? It means the institutional roles are blurred and intermingled. जो institutional roles हैं वो blurred होते हैं या intermingled होते हैं। Overlapping in the prismatic model means institutional roles are blurred or intermingled. Functions of the institutions overlap due to the इनकम्प्लीट डिफ्रेंशिएशन। जब डिफ्रेंशिएशन अच्छी तरह से नहीं हुए थे फिर फंक्शन जो इंस्टीट्यूशंस के वो ओवरलैप करते हैं, जो प्रिज्मेटिक मॉडल का में पाया जाता है ओवरलैपिंग। इंस्टीट्यूशनल रोल्स आर ब्लर्ड एंड इंटरमिंगल्ड। क्वेश्चन नंबर 25, रिग्स इकोलॉजिकल मॉडल रिजेक्ट द यूनिवर्सल थ्योरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। बिकॉज जो रिग्स का इकोलॉजिकल मॉडल है वो रिजेक्ट करता है यूनिवर्सल थियरीज को। क्यों करता है रिजेक्ट? बिकॉज दे आर वेस्टर्न बायस्ड एंड कंटेक्स्ट इनसेंसिटिव। वो वेस्टर्न बायस्ड होते हैं, ये होते हैं एंड कंटेक्स्ट इनसेंसिटिव। रिग्स एम्फसाइज द एनवायरनमेंट स्पेसिफिक कंपेरेटिव स्टडी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। जो रिग्स ने एम्फसाइज किया एनवायरनमेंट स्पेसिफिक एंड कंपेरेटिव स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमारा दो यूनिट कंप्लीट हो गए। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनका एग्ज़ाम होता है, और उनसे भी बोलिए कि अपना रिव्यू प्रोवाइड करें ताकि हम
बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपके लिए अवेलेबल रख सकें। प्रिंसिपल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो इसमें हम 25 क्वेश्चंस और करेंगे। हायरार्की, अथॉरिटी एंड कंट्रोल पहला टॉपिक आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर्स द एसेंस ऑफ द हायरार्की इन द क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में बेस्ट कैप्चर कौन करता है एसेंस ऑफ द हायरार्की? इट इज़ द पिरामिड ऑफ ग्रेडेड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो पिरामिड होती है जिसमें ग्रेडेड अथॉरिटी होती है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हायरार्की इंश्योर्स द कमांड फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम विथ क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो हायरार्की वो इंश्योर करती है कि जो टॉप है वहाँ से बॉटम की ओर कमांड फ्लो होता है एंड क्लियरली with clearly defined responsibility. Question number 2, the principle of unity of command was formulated to prevent। जो principle of unity of command है वो formulate किया गया था। क्यों formulate किया गया था? To prevent overlapping instructions to the subordinate। जो unity of command जो था वो formulate किया गया था to prevent overlapping instructions to subordinate। It ensures each employee receives orders from one superior only। एक superior होगा unity of command में। Gracenius demonstrated that when the manager supervises the n subordinate, the total membership of the relationship is। जो ग्रुप केनेस जो है उसने डेमोन्स्ट्रेट किया जब मैनेजर सुपरवाइज करता है n सबऑर्डिनेट्स को जो वो सुपरवाइज करता है तो फिर जो पोटेंशियल रिलेशनशिप है वो कैसे बढ़ जाती है? ये एक्सपोनेंशियली ग्रो होता है। इसका ऑप्शन सेकंड करेक्ट है कि इसने बोला कि जितनी जब ये सुपरवाइजर्स मैंने जब एक सुपरवाइज़र n नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स को सुपरवाइज करता है तो इसका मकसद फिर रिलेशंस एक्सपोनेंशियली जियोमेट्रिकली फिर ग्रो होती है। इसमें इट शोज जियोमेट्रिक ग्रोथ ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिलेशंस विद ईच एडिशनल सबऑर्डिनेट। जब एडिशनल सबऑर्डिनेट बढ़ता जाता है तो फिर जब रिलेशंस कॉम्प्लेक्स बनती जाती है एक दूसरे के साथ तो उसको वो उन्होंने बोला है कि जियोमेट्रिकली वो ग्रो होती है। किसने बोला था? ग्रिकोनास। सेट का क्वेश्चन है द टॉल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ। जब टॉल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या होता है कि नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है। क्या होता है? नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल। फ्यू सबऑर्डिनेट्स पर सुपरवाइजर क्रिएट मोर हायरार्किकल लेवल्स। द स्किल प्रिंसिपल इंटेंडेड टू अचीव। जो स्किल प्रिंसिपल था उसका इंटेंट क्या था अचीव करने का? इट इज इंटेंट वाज टू अचीव द कंटिन्यूटी ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। इट मेंटेन्स ए क्लियर लाइन ऑफ कमांड थ्रू ऑल पॉसिबल पोजीशन। जितनी भी पोजीशंस होती है ऑर्गेनाइजेशन में उसमें क्लियर लाइन ऑफ कमांड रखी जाती थी। इसका मतलब ये कंटिन्यूटी थी कहाँ से? फ्रॉम टॉप टू बॉटम। एक इसका इंटेंट था स्केलर प्रिंसिपल का। Question number 6, in the modern fleet organizations the traditional concept of span of control is being replaced by। अगर हम मॉडर्न फ्लीट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें जो कंसेप्ट हमारा ट्रेडिशनल था स्पेन ऑफ कंट्रोल ये किसने रिप्लेस किया? किस तरीके से इसको रिप्लेस किया जा रहा है? इट इज़ रिप्लेस्ड बाय द सेल्फ मैनेजर टीम्स एंड नेटवर्कर्स। एम्पावर्ड टीम्स रिड्यूस हायरार्किकल लेयर्स एंड ब्रॉडन द कंट्रोल। फिर हमारे पास सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन का टॉपिक आता है वो हम उसके एमसीक्यूज करते हैं। कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन और द कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन इज इम्पॉसिबल एंड डिजायरेबल। हु मेड दिस स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट किसने बताई थी कि कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन और कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन है ये इम्पॉसिबल है एंड अनडिजायरेबल है? इट वाज गिवन बाय हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन एडवोकेटेड फॉर ए ऑप्टिमम बैलेंस बिटवीन बोथ एक्सट्रीम्स। जो हर्बर्ट साइमन है उसने बोला कि कम्प्लीटली हम डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन नहीं कर सकते, अलबत्ता हमें एक बैलेंस बनाए रखना है बिटवीन बोथ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। किसने बोला था? हर्बर्ट साइमन ने। क्वेश्चन नंबर 8, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज लिमिटेड बाय द प्रिंसिपल। अब जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है वो किससे लिमिटेड होता है? इट इज़ लिमिटेड बाय द पैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। जो पैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ये लिमिट करता है किसको? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को। डेलीगेशन फेल्स अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर इक्वल। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इक्वल अथॉरिटी दोनों सेम होती है तो इसका मतलब डेलीगेशन के चांसेस है फेल होने की। सॉरी।
क्वेश्चन नंबर 9, इन फ्यूल्स फ्रेमवर्क सेंट्रलाइजेशन डिपेंड्स ऑन, जो अगर हम फ्यूल की बात करें, फ्रेमवर्क की बात करें, सेंट्रलाइजेशन किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉम्पिटेंस ऑफ एम्प्लॉइज। फाइल कंसिडर्ड इट एज रिलेटिव कंसेप्ट एंड वेरिंग विद द सर्कमस्टेंसेस। फाइल बोलता था कि जो सेंट्रलाइजेशन है ये एक रिलेटिव कंसेप्ट है और ये चेंज होता रहता है, वेरी करता रहता है सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 10, डेलीगेशन डिफर्स फ्रॉम द डिसेंट्रलाइजेशन mainly जो डेलीगेशन है वो डिसेंट्रलाइजेशन से किस तरीके से डिफर करता है? डिफर्स, डेलीगेशन इज पर्सनल एंड डिसेंट्रलाइजेशन इज इंस्टीट्यूशनल। जो डेलीगेशन है वो पर्सनल होता है, एक व्यक्ति दूसरे को डेलीगेट करता है जो टॉप से बॉटम तक। अलबत्ता जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म होता है। डेलीगेशन इज इंडिविजुअल एंड टेम्पररी, डिसेंट्रलाइजेशन इज ए सिस्टमेटिक एंड स्ट्रक्चरल अप्रोच। Question number 10, it's PYQ from the net examination. Which one of the following statements is false about delegation? Delegation के लिए यहाँ पर कौन सा statement false है? Responsibility can be delegated. जो responsibility है वो delegate नहीं हो सकती है। बाकी authority, accountability, authority to delegate होती है, accountability superior के पास रहती है, delegation में इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है। अलबत्ता जो responsibility होती है वो absolute होती है and responsibility को delegate नहीं किया जा सकता, अलबत्ता अथॉरिटी को डेलीगेट किया जा सकता है। डिसेंट्रलाइजेशन इज एन इंडिकेटर ऑफ, जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो इंडिकेटर है किसका? इट इज इंडिकेटर ऑफ डेमोक्रेटिक एंड पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। जब आपके पास डेमोक्रेटिक एंड पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट होता है तो ये किसका इंडिकेशन किसकी देता है कि डिसेंट्रलाइजेशन है। इट एम्पावर्स द लोकल लोअर लेवल्स एंड encourages the decision making को डिसेंट्रलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 13, विच फैक्टर डज नॉट प्रमोट द डिसेंट्रलाइजेशन? कौन सा फैक्टर इसमें जो डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट नहीं करता है? इट इज स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव ईगो। जब स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव ईगो होता है तो वो प्रमोट नहीं करता है डिसेंट्रलाइजेशन को। रिलेक्टेंस टू शेयर अथॉरिटी ब्लॉक्स डिसेंट्रलाइजेशन। जब रिलेक्टेंस होता है सुपीरियर की तरफ से, चीफ एग्जीक्यूटिव की तरफ से, स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव ईगो की तरफ से, तो फिर डिसेंट्रलाइजेशन में रुकावटें बनती है। क्वेश्चन नंबर 14, द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स। एब्सोल्यूट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? इट मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड इवन आफ्टर डेलीगेशन। डेलीगेशन के बाद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप ट्रांसफ़र नहीं करते। फाइनल अकाउंटेबिलिटी ऑलवेज रिमेन विद द सुपीरियर। सुपीरियर के पास ही अकाउंटेबिलिटी रहती है, अलबत्ता आप डेलीगेशन को ये कर सकते हैं, डेलीगेट कर सकते हैं दूसरे को, अलबत्ता रेस्पॉन्सिबिलिटी को आप शेयर नहीं कर सकते, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 15, एग्जीक्यूटिव डेलीगेशन रिक्वायर्स। जो एग्जीक्यूटिव डेलीगेशन है इसमें क्या रिक्वायर होती है? इट रिक्वायर्स द म्यूचुअल ट्रस्ट एंड क्लियर कम्युनिकेशन। एक म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कम्युनिकेशन होना चाहिए बिटवीन सबऑर्डिनेट एंड द वन हु डेलीगेट्स द पावर। इसमें म्यूचुअल ट्रस्ट एंड क्लियर कम्युनिकेशन होनी चाहिए। Confidence in the subordinates and clarity enable the successful delegation. Question number 16, access to centralization is often leads to, जब access to centralization होता है इसमें क्या होता है? It leads to administrative delays and low motivation. Administration level पर डिले होता है and motivation भी इसमें कम होता है। कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी रिड्यूस स्पीड एंड मोरल। जब कंसंट्रेशन अथॉरिटी की कंसंट्रेशन होती है तो इसमें मोरल एंड स्पीड जो है रिड्यूस होता है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली मैच। इसमें कौन सा पेयर करेक्टली मैचड है? डेलीगेशन जो है वो टेम्पररी अथॉरिटी है एंड सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन है परमानेंट स्ट्रक्चरल पास से, दोनों करेक्ट है। डेलीगेशन इज ए स्पेसिफिक एंड टेम्पररी प्रोविजन एंड डिसेंट्रलाइजेशन इज ऑर्गेनाइजेशनल एंड कंटिन्यूअस। फिर हमारे पास तीसरा है चीफ एग्जीक्यूटिव, ये भी एक टॉपिक है। इसमें हमारे पास क्वेश्चन है, इन द प्रेजिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट द चीफ एग्जीक्यूटिव इज। प्रेजिडेंशियल सिस्टम ऑफ अगर गवर्नमेंट देखेंगे तो चीफ एग्जीक्यूटिव क्या है? चीफ एग्जीक्यूटिव इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेजिस्लेचर एंड हैज़ ए फिक्स्ड टेन्योर। चीफ एग्जीक्यूटिव के पास जो पावर्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ लेजिस्लेचर होता है एंड उसके बाद फिक्स्ड टेन्योर होता है। द प्रेजिडेंट कंबाइंस हेड ऑफ स्टेट एंड द हेड ऑफ गवर्नमेंट फंक्शंस। क्वेश्चन नंबर 19, द रियल एग्जीक्यूटिव इज इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें जो रियल एग्जीक्यूटिव होता है वो कौन सा होता है? ये होता है कैबिनेट हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हम बता सकते हैं COM, बट इट इज़ हेडेड बाय PM। फिर बनाता है रियल एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज एक्सरसाइज कलेक्टिव बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स।
क्वेश्चन नंबर 20, फर्स्ट एमंग इक्वल्स रेफर्स टू फर्स्ट एमंग इक्वल्स की अगर हम बात करते हैं वो किसको रेफर करते हैं? इट रेफर्स टू द प्राइम मिनिस्टर इन द कैबिनेट सिस्टम। ही इज लीडर ऑफ द कैबिनेट बट स्टिल वन एमंग द मिनिस्टर्स। वो तो लीडर होता है मिनिस्टर्स का, लेकिन फिर भी वो कैबिनेट में मिनिस्टर्स में एक मेंबर होता है मिनिस्टर्स का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव? इसमें कौन सा ऐसा फंक्शन है जो चीफ एग्जीक्यूटिव का फंक्शन नहीं है? जुडिशल रिव्यू इज नॉट द फंक्शन ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव। जुडिशल रिव्यू जो है वो जुडिशल है, ना कि एग्जीक्यूटिव फंक्शन। In a dual executive system as in the France, power is shared between। जब dual executive system की बात करें जिस तरह फ्रांस में होता है, पावर शेयर किन दरमियान होता है? पावर इज शेयर बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर। फ्रांस में प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर के दरमियान पावर शेयर होता है। फ्रांस कंबाइंस द प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री फीचर्स। आप जरूर रखिएगा ये क्वेश्चन। जो फ्रांस है उसमें डुअल एग्जीक्यूटिव सिस्टम होता है, प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट दोनों पावर शेयर करते हैं। फ्रांस कंबाइंस द प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री फीचर्स। क्वेश्चन नंबर 32, द प्लूरल एग्जीक्यूटिव सिस्टम इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद। जो प्लूरल एग्जीक्यूटिव सिस्टम है वो किसके साथ एसोसिएटेड है? इट इज एसोसिएटेड विद द स्विट्जरलैंड। द 7 मेंबर फेडरल काउंसिल एक्ट्स कलेक्टिवली एज हेड ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। जो 7 मेंबर होते हैं फेडरल काउंसिल के, वो कलेक्टिवली एक्ट करते हैं क्या? एज हेड ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। ये असिस्टेंट प्रोफेसर का PYQ। द टर्म कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में जब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स ऑल मिनिस्टर शेयर एज अकाउंटेबिलिटी फॉर द कैबिनेट डिसीजन। जो एग्जीक्यूटिव होता है उसने जो भी कैबिनेट डिसीजन लिए हैं इनके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होती है सारे मिनिस्टर्स, एंड उसको बोलते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। एरिया हमें पाया जाता है कहाँ पे? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जिस तरह हमारे यहाँ इंडिया में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पाई जाती है, बिकॉज ऑल द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा and individual ministers are responsible to the President of India. The cabinet stands are follows together before the legislature. In the contemporary network governance, the chief executive's role is described as। जो contemporary network governance में है इसमें chief executive का role describe कैसे किया जाता है? It is described as the policy broker and network facilitator। जो नेटवर्क गवर्नेंस की बात करें तो चीफ एग्जीक्यूटिव का रोल है कि वो एक पॉलिसी ब्रोकर है या नेटवर्क फैसिलिटेटर है। मॉडर्न एग्जीक्यूटिव्स कोऑर्डिनेट मल्टीपल एक्टर्स रादर देन रूल हिरार्कली। जो मॉडर्न एग्जीक्यूटिव्स हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं मुख्तलिफ मल्टीपल फैक्टर्स को रादर देन रूल हिरार्किकली। अब हमारे पास लास्ट चैप्टर आता है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें हम 24 PYQs करते हैं, फिर हमारा 100 वाला MCQs वाला लेक्चर कंप्लीट होता है। इसमें सबसे पहला सेक्शन रूल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रूल एंड इंपॉर्टेंस क्या होता है? द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसिडर्ड एज द लाइफ ब्लड ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को कंसिडर किया जाता है लाइफ ब्लड किसका? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, बिकॉज इट इंश्योर्स द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज थ्रू बजटिंग एंड कंट्रोल। बजटिंग एंड कंट्रोल की वजह से इसको कोऑर्डिनेशन मिलती है सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ को। इसकी वजह से फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को बोला जाता है लाइफ ब्लड ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। It ensures coordination of all administrative activities through budgeting and control. Financial administration links planning, policy, performance via flow of funds। तो सही बात है, फंड्स होंगे तो तभी तो बाकी सब कुछ काम चलेगा, फंड्स नहीं होंगे तो बहुत सी रुकावटें आएंगी। सो इसको बताया जाता है लाइफ ब्लड ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन प्राइमरली कंसर्न्स विद इटसेल्फ। जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है ये प्राइमरली कंसर्न किससे करते हैं? इट इज कंसर्न इटसेल्फ विद द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। It includes all the process of collection, custody and audit of the public funds। इसका मतलब है कि जो मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर है वो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का प्राइमरली कंसर्न है। The effectiveness of the एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लार्जली डिपेंड्स ऑन। जो इफेक्टिवनेस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की जो इफेक्टिवनेस है वो लार्जली डिपेंड करता है फाइनेंशियल कंट्रोल एंड अकाउंटेबिलिटी मेजर्स से। आपके पास कितना फाइनेंशियल कंट्रोल है, अकाउंटेबिलिटी मेजर्स कैसे हैं, उसके हिसाब से आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म को इफेक्टिवनेस उसमें दिखी जाती है। फिजिकल डिसिप्लिन एंड द ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल ऑपरेशन सस्टेन द रिफॉर्म आउटकम्स। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का फंक्शन कौन सा नहीं होता है? जुडिशियल रिव्यू नहीं होता है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू होता है जुडिशरी का पार्ट। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन फोकस ऑन द फिजिकल नॉट जुडिशियल कंट्रोल। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का मकसद सिर्फ फिजिकल कंट्रोल होता है, न कि जुडिशियल कंट्रोल। एंड जुडिशियल रिव्यू होता है कि जहाँ पर जो जुडिशरी का काम सुपीरियर कोर्ट्स लाइक हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट का काम होता है कि जो भी लॉज बनाए गए कंट्री में उनमें अगर कोई वायलेशन होती है कॉन्स्टिट्यूशन की तो उनको स्ट्रक डाउन करना, ये जुडिशियल रिव्यू कहता है।
क्वेश्चन नंबर 5, द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इज, जो मेजर ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का है वो क्या है? मेजर ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का अचीविंग इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इन द एक्सपेंडिचर। जो आपका एक्सपेंडिचर है उसमें इकोनॉमी है, अचीविंग इकोनॉमी एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस किस में होनी चाहिए? आपकी एक्सपेंडिचर में। द 3 इज प्रिंसिपल एंश्योर्स वैल्यू फॉर द पब्लिक मनी एंड परफॉर्मेंस अकाउंटेबिलिटी। आपके पास इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एक्सपेंडिचर की होगी तो आपको माना जाएगा कि पब्लिक मनी एंड परफॉर्मेंस अकाउंटेबिलिटी की वैल्यू की जाती है इससे। सेक्शन बी में हमारे पास फिर आता है एजेंसीज ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। द एग्जीक्यूटिव रोल इन द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन प्राइमरी इन्वॉल्व, जो एग्जीक्यूटिव का रोल होता है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, सॉरी अभी सुबह के 5 बजे हैं, अभी मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो थोड़ा नींद भी आ रही है। द एग्जीक्यूटिव रोल इन द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन प्राइमरली इन्वॉल्व, जो एग्जीक्यूटिव का रोल होता है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में उसका प्राइमरली इन्वॉल्व क्या करता है? प्रिपेयरिंग, प्रेजेंटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग बजट। एग्जीक्यूटिव का रोल क्या होता है कि प्रिपेयर करना, प्रेजेंट करना, इम्प्लीमेंट करना बजट को। एग्जीक्यूटिव इनिशिएट्स द बजट एंड एग्जीक्यूटिव द फाइनेंशियल पॉलिसीज। Question number 7. The legislature's power over the financial matters is derived from which principle? जो legislature का power है कि वो financial matters को derive करे, it is derived from which principle? No taxation without representation. legislature का power कि financial resource पे किस matter पे है कि taxation, the no taxation without representation. Only legislature can अथोराइज द टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर। सिर्फ लेजिस्लेचर जो है वही अथोराइज करता है किसको? टैक्सेशन को एंड एक्सपेंडिचर को। द ट्रेजरी एक्ट एज ए, ट्रेजरी है वो क्या एक्ट करता है? इट एक्ट एज ए फाइनेंशियल रेगुलेटर एंड द कस्टोडियन ऑफ द फंडामेंटल पब्लिक फंड। जो ट्रेजरी है वो एक्ट करता है एज ए फाइनेंशियल रेगुलेटर होता है एंड कस्टोडियन किन का होता है? पब्लिक फंड्स का। ट्रेजरी इंश्योर्स कैश फ्लोज, पब्लिक पेमेंट अथोराइजेशन एंड सिक्योरिटी फंड। कौन इंश्योर करता है? ट्रेजरी। क्वेश्चन नंबर 9, द केक ऑफ इंडिया एक्ट, जो केक है वो एक्ट करता है एज ए ऑडिटर ऑफ द लीगलिटी एंड प्रॉपर्टी इन द एक्सपेंडिचर। एंड केक इसमें आता है 148 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड इसके सर्विसेज कंडीशंस किस एक्ट में आता है? के 1971 किस में आता है? 70 में आता है इसको, ये कंडीशंस ऑफ द सर्विस किसकी, क्या की। कैग सेफगार्ड द पब्लिक पुलिस थ्रू द इंडिपेंडेंट ऑडिट। इसका काम होता है ऑडिटिंग करना कैग का। क्वेश्चन नंबर 10, द कैग सबमिट इज रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट। जो कैग किसको सबमिट करता है? रिपोर्ट प्रेसिडेंट को। कैग सबमिट इज रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट हु लेज देम बिफोर द पार्लियामेंट। कैग प्रेसिडेंट का काम होता है फिर वो पार्लियामेंट के सामने लाना कौन सी रिपोर्ट जो कैग लाती है इसके सामने। कैग रिपोर्ट्स इंश्योर द लेजिस्लेटिव ओवरसाइट ओवर द ऑफ द एग्जीक्यूटिव फंक्शन है। इसके बाद फिर इसको रिव्यू कौन करता है? पार्लियामेंट। ये कमेटी हमारी होती है जिसमें पब्लिक अकाउंटिंग कमेटी होती है, PAC पैक। द कैग's ऑडिट रिपोर्ट डज नॉट कवर, जो कैग का ऑडिट रिपोर्ट है वो कवर क्या नहीं करता है? इट डज नॉट कवर द प्राइवेट फर्म्स विदाउट द गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन के बिना जो प्राइवेट फर्म्स होती है उनको कैग के ऑडिट रिपोर्ट कवर नहीं करता है। कैग जुरिसडिक्शन ओनली एक्सटेंड्स टू द पब्लिकली फंडेड एंटिटी। जो पब्लिकली फंडेड एंटिटीज होती हैं सिर्फ उनको कैग कवर करता है, बाकी प्राइवेट को कवर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 12, द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एग्जामिनर। जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है वो क्या एग्जामिन करते हैं? एग्जामिनर्स के रिपोर्ट्स ऑन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे क्या के रिपोर्ट्स को एग्जामिन कौन करता है? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एंश्योर्स दैट द एक्सपेंडिचर अलाइंस विद द लेजिस्लेटिव अथॉराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 13, द एस्टिमेट्स कमिटीज कंसर्न विथ, जो एस्टिमेट्स कमेटी है वो किसके साथ कंसर्न है? इट इज कंसर्न विथ इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी एंड सजेस्टिंग इकोनॉमी इन द एडमिनिस्ट्रेशन। एक तो ये एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है एंड सजेस्ट करता है इकोनॉमी इन द एडमिनिस्ट्रेशन। इम्प्रूविंग एफिशिएंसी एंड द सजेस्टिंग इकोनॉमी इन द एडमिनिस्ट्रेशन, ये एस्टिमेट कमेटी का कंसर्न होता है। इट एनालाइज द बजट एस्टिमेट्स टू प्रमोट द ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। एस्टिमेट्स कमेटी कंसर्न किससे है? इम्प्रूव करने में एफिशिएंसी एंड सजेस्टिंग इकोनॉमी इन द एडमिनिस्ट्रेशन। द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस कमीशन इज एस्टैब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये रिकमेंड करता है सेंट्रल स्टेट के रेवेन्यू में कैसा डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? फाइनेंस कमीशन। विच अकाउंट पर इंश्योर्स द विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योर्स द पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें क्या कौन सा दर्शाता है कि पार्लियामेंट का कंट्रोल किस पे? एडमिनिस्ट्रेशन पे। इट इज वोटेड अकाउंट ऑडिट रिपोर्ट्स एंड कमेटी, सॉरी जो ऑडिट रिपोर्ट्स एंड कमेटीज होती है वो इंश्योर करता है कि पार्लियामेंट्री कंट्रोल है किस पे? फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो मैंने ऊपर बताया आपको, एस्टिमेट्स कमेटी कैग टुगेदर मेंटेन द फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो
ऑडिट रिपोर्ट कमेटीज ये इंश्योर करता है कि पार्लियामेंट्री कंट्रोल होता है किस पे, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पे. Section C, it is about related to budget. Question number 16. The annual financial statement is referred to as budget. Annual financial statement को budget बोलते हैं. ये आता है 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट का आता है 202 में एट स्टेट लेवल ये आता है. यूनियन लेवल पे ये होता है स्टेट लेवल पे. क्वेश्चन नंबर 17. द बजट ऑफिस इन इंडिया ऑपरेट्स अंडर. द बजट ऑफिस में है वो कहाँ से ऑपरेट होता है? अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो कोऑर्डिनेट करता है बजट फॉर्मेशन को एंड एक्सपेंडिचर कंट्रोल को. क्वेश्चन नंबर 18. विच टाइप ऑफ बजट लिंक्स फंड्स विद द मेजरेबल रिजल्ट. जो कौन सा टाइप ऑफ बजट होता है जो लिंक करता है विच टाइप ऑफ बजट लिंक्स फंड्स विद द मेजरेबल रिजल्ट. फंड्स एंड मेजरेबल रिजल्ट को लिंक कौन करता है, कौन सा वाला बजट करता है? आउटकम बजट. आउटकम बजट मेजर्स द फिजिकल टारगेट्स एंड अचीवमेंट्स. ये कौन सा बजट है? आउटकम बजट. इसमें क्या होता है कि बजट लिंक करता है मेजरेबल रिजल्ट से किस किस्म के रिजल्ट आए उस हिसाब से नया बजट पर प्रिपेयर होता है. जीरो बजट बेस्ड बजटिंग. जो जीरो बेस्ड बजटिंग है वो क्या रेफर करता है? इट रेफर टू द रजिस्टिफिकेशन ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर्स फ्रॉम स्टार्च. इसका सिक्रेज. इसमें क्या होता है कि जो जीरो बजटिंग होता है इसमें पिछले साल की जो बजटिंग होती है उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है, बल्कि पहले से स्टार्ट से नया बजट स्टार्ट किया जाता है. हर एलोकेशन किसी भी चीज़ के लिए स्टार्ट से होती है, सीक्रेट से होती है, विदाउट लुकिंग एट द पास्ट एक्सपीरियंस और द past data and the outcomes or the results. Justification of all expenditures from the scratch. Each activity must justify its inclusion in the new cycle. Question number 20. The performance budget was first introduced in India during जो performance budget है वो इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था? It was in the third 5-year plan. तीसरा 5-year plan था. It was introduced in 1968-69 to link money with the results. money अगर आप स्पेंड करते हैं इसमें रिजल्ट्स भी होनी चाहिए, इसके लिए परफॉर्मेंस बजट का इस्तेमाल किया गया था. It was introduced in the थर्ड 5-year plan. मैंने ऊपर गलती से ये लिखा है, फिफ्थ नहीं था, थर्ड था, सॉरी. थर्ड 5-year plan ये आप दोबारा से याद रखिएगा. मैं यहाँ पर इसमें थोड़ा एम्फेसिस डालता हूँ. परफॉर्मेंस बजट जिसमें आउटकम बेस पे लास्ट ईयर के आउटकम आया था उस पर हम परफॉर्मेंस बजट देते हैं. ये पहले कब स्टार्ट हो गया था? थर्ड 5-year प्लान में. थर्ड ईयर 5-year प्लान. ये थर्ड 5-year प्लान कब था? 1969. आउटकम बजट, परफॉर्मेंस बजट, आउटकम के बुनियाद पर परफॉर्मेंस बजट आता है. कब आया था? थर्ड 5-year प्लान. थर्ड 5-year प्लान कब आया था? 1968-69 थर्ड 5-year प्लान. थर्ड 5-year प्लान परफॉर्मेंस बजट. आर्टिकल 21. द अप्रोप्रिएशन बिल अथोराइज. जो अप्रोप्रिएशन बिल है वो किस पे अथोराइजेशन डालती है? अथोराइज द विड्रॉल ऑफ द मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जब आपको मनी विड्रॉल करना है तो उसके लिए आपके पास अप्रोप्रिएशन बिल होती है. इट लीगलाइज द स्पेंडिंग ऑफ द वोटेड एंड चार्ज एक्सपेंडिचर. जो वोटेड एंड चार्ज एक्सपेंडिचर होता है उसको ये लीगलाइज करता है. क्वेश्चन नंबर 22. द फाइनेंशियल बिल डील्स एक्सक्लूसिव विद. जो फाइनेंशियल बिल है वो एक्सक्लूसिव किसी डील करता है? इट डील्स विद द टैक्सेशन एंड द फिस्कल प्रपोजल्स. फिस्कल एंड टैक्सेशन प्रपोजल्स है उस पर एक्सक्लूसिवली डील कौन करता है? फाइनेंशियल बिल. इट कंटेन्स द गवर्नमेंट टैक्स रिलेटेड मेजर्स फॉर द ईयर. ये कंटेन करता है गवर्नमेंट के टैक्स रिलेटेड मेजर्स जो इस ईयर के लिए होते हैं उसके बारे में. टैक्सेशन एंड फिस्कल प्रपोजल कौन करता है? फाइनेंशियल बिल. क्वेश्चन नंबर 23. द वोट ऑन अकाउंट इज पास टू. जो वोट ऑन अकाउंट है वो पास किसको किया जाता है? इट इज़ पास टू. क्यों पास किया जाता है? इट इज़ पास टू अथोराइज द प्रोविजनल एक्सपेंडिचर अंटिल द बजट इज पास. जब तक नया बजट पास ना हो तब तक वोट ऑन अकाउंट पास किया जाता है. इट इंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑपरेशन. इसलिए किया जाता है कि जो गवर्नमेंट ऑपरेट कर रही है इसकी जो फंक्शन है वो स्ट्रक ना हो जाए, वो रुके ना जाए, बल्कि वो कंटिन्यूसली चली जाए. इट अथोराइज द प्रोविजनल एक्सपेंडिचर अंटिल द बजट इज पास. किसका काम होता है? वोट ऑन अकाउंट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज एसोसिएटेड विद द ब्रिटिश बजटरी सिस्टम. इसमें कौन सा प्रिंसिपल है जो ब्रिटिश बजटरी सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है? रूल ऑफ लैप. जो रूल ऑफ लैप से ये ब्रिटिश बजट सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है. अनस्पेंड मनी एट द एंड ऑफ द मनी कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड. जो रूल ऑफ लैप का कहता है कि जो आपका जो मनी स्पेंड नहीं हुआ, अगर फॉर एग्जांपल ईयर के लिए बजट बना फिर लास्ट के मंथ्स में है वहाँ पर रश आपने देखा होगा कि मोस्ट आप जो वर्कर्स होते हैं वो लास्ट मंथ में होते हैं. तो इसका ये रूल ऑफ लेपर्स में ये बोलता है कि जो बजट का ईयर ख़त्म हो गया, जो मनी बचा था जो यूज़ नहीं हुआ था वो लैप्स होता है एंड वो कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा.
द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रिलेटेड टू जो के गए वो के कंट्रोल फंक्शन जो के का कंट्रोल फंक्शन है वो किसके साथ रिलेटेड है? इट्स रिलेटेड टू द अथोराइजिंग द पेमेंट्स बिफोर विड्रॉल फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड। जब जो पेमेंट्स हैं उनको एथोराइज करना कहाँ से एथोराइज करना क्योंकि विड्रॉल होने से पहले फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड एक किसका काम है? कंट्रोलर का। एथोराइजिंग द पेमेंट्स बिफोर withdrawal from the consolidated fund. The CAG acts as the financial collector and ensuring legal withdrawal. जो CAG है वो एक्ट करता है फाइनेंशियल कंट्रोलर एंड ensuring the legal withdrawals. कंट्रोलर फंक्शन जो CAG का है वो था एथोराइज करना पेमेंट्स फ्रॉम विड्रॉल फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो CAG का आपको मैंने बताया कि 148 आर्टिकल में आता है। तो थैंक यू, आज का लेक्चर इतना ही था। आई होप कि आपको जो ये आज की वीडियोस है पसंद आई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिए। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो प्लीज़ टेलीग्राम पे हम शेयर करेंगे। आप कमेंट्स में बस बताइए कि हमें PDF चाहिए एंड और आपकी कौन सी डिमांड है, आप बताइए लेवल वगैरह क्या रहती है एंड प्लीज़ शेयर करिएगा इसको अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू हमारे साथ रहने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।